हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम दुबे आपका स्वागत करता हूं शुभ लक एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जिसको आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर राइट साइड में आई बटन का आइकॉन है, वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। इसके बाद आएगा पार्ट नंबर 3 और आपका पर्यावरण अध्ययन सीटेट जुलाई 2020 के लिए सारा जितना भी आपका मटेरियल है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर मैं दावा करता हूं कि एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन 3 वीडियो को लगा लीजिए। आपके 30 में से आसानी से 27 या 28 नंबर आ जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक एक पॉइंट को कंप्लीट किया है। अगर आपने एक भी पॉइंट को यहाँ स्किप किया तो आप एक नंबर से आगे हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से पूरी देखिएगा क्योंकि आपके लिए एकदम रामबाण वीडियो हम लेके आए हैं। मतलब पूरा निचोड़ है एनसीईआरटी का। इससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ पर आप जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको हम यूपी टेट सी टेट जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड मटेरियल पीपीटी पीडीएफ आदि अवेलेबल कराते हैं। और वहाँ पर डेली करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड होता है। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम में डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल की जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो बात करते हैं क्लास 4 एनसीईआरटी ईबीएस चैप्टर नंबर 1 की चलो चलें स्कूल। चलो चलें स्कूल, यानी कि इसमें बात हो रही है स्कूल पहुंचने के साधनों की। तो देखिए, स्कूल पहुंचने के साधनों की जब बात करें, हमारा देश विविधताओं का देश है। कहीं मरुस्थलीय प्रदेश है तो कहीं पठारी इलाका है तो कहीं पहाड़ी इलाका है। तो हर तरह के इलाके अलग अलग होने के कारण तो वहाँ आने जाने के साधन भी अलग अलग होंगे। इसी तरह स्कूल पहुँचने के साधन भी अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह यहाँ बात हो रही है कि बांस और रस्सी से बना पुल, तो ये है असम में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वहाँ पर बारिश इतनी अधिक होती है कि जमीन पर चलने के लिए रास्ता नहीं होता है। वहाँ आप आसानी से नहीं चल सकते जमीन पे, इसीलिए जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस और रस्सी की सहायता से पुल बनाते हैं जिसके द्वारा बालक विद्यालय जाते हैं। देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि इस टाइप का ये पुल होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये है बांस से बना पुल। जहाँ देखिए बालक जा रहे हैं, ये रस्सी और बांस से बनाया गया पुल है। तो यहाँ पर यह असम में होता है बांस से बना पुल जिसकी सहायता से बालक विद्यालय पहुंचते हैं। ऐसी बात करें, ये जो लकड़ी का ढांचा बना हुआ है इसको कहते हैं ट्रॉली, जिसकी मदद से बालक लोहे के तार के जरिए तालाब या नदी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करते हैं और इसमें बैठकर वो विद्यालय जाते हैं। इसी तरह जब बात करें मैदानी इलाकों में, तो जहाँ देखिए मैदानी इलाकों में जहाँ तालाब नदियाँ या झरने होते हैं उनको पार करने के लिए एक सीमेंट का पुल बना दिया जाता है जिसकी सहायता से बालक और वहाँ के आने जाने के जो भी कार्य होते हैं उन्हीं पुल के द्वारा किए जाते हैं। बात करें केरल, तो देखिए केरल में एक छोटी नाव होती है जो लकड़ी की बनी होती है जिसे कहते हैं बल्लम। छोटी नाव कहते हैं जिसका नाम होता है वल्लम। वहाँ पर बालक वल्लम का यूज करके विद्यालय पहुँचते हैं। बात करें ऊंट गाड़ी, तो देखिए ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल राजस्थान में होता है। राजस्थान में रेत होने के कारण, रेगिस्तानी इलाका होने के कारण दिन में रेत गर्म होता है, इसलिए बालक ऊंट गाड़ी का भी सहारा लेते हैं। गांव की बात हो रही है। बात करें उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड की बात करें, तो देखिए उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं जिनसे बालक विद्यालय पहुँचते हैं। तो ये देखिए जितने भी मैंने पॉइंट बताए आपके लिए सारे इंपोर्टेंट हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो आप एक नंबर खो देंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं क्योंकि मैंने पुराने पेपर देखे हैं। उन सब पेपरों को देखने के बाद ये वीडियो आपके लिए मैं लाया हूं। ये मैं 3 वीडियो लाऊंगा। इन 3 वीडियो करने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है पर्यावरण अध्ययन में, और बाकी की जो सब्जेक्ट हैं उनको भी हम कंप्लीट कराएंगे। तो बात कर रहे थे कि स्कूल पहुंचने के साधन, तो देखिए अभी हमने समझा। तो बांस और रस्सी से बना पुल ये पाया जाता है असम में। यहाँ पर बालक इसके द्वारा विद्यालय जाते हैं। ट्रॉली जो कि लेह लद्दाख में यूज की जाती है। बात करें सीमेंट का पुल, तो सीमेंट का पुल सामान्य क्षेत्र के लिए यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं कि वल्लम, वल्लम होती है लकड़ी की छोटी नाव जिसके द्वारा केरल में बालक विद्यालय जाते हैं। उसी तरह ऊंट गाड़ी, तो ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है राजस्थान में। बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है मैदानी इलाकों में जहां दूर दराज गांव होते हैं, वहां पर बैलगाड़ी के द्वारा ही बालक विद्यालय जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों की जब बात आती है, तो उत्तराखंड पहाड़ी यानी कि उत्तरांचल जो कि पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड में, वहां पर लोग ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से विद्यालय पहुंचते हैं।
आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के कान। कान में वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं बच्चे को जन्म देते हैं। यानी कि वे जानवर जिनके बाल होते हैं शरीर पर और जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वे तो बच्चे को जन्म देते हैं, और वे जानवर जिनके शरीर पर कान दिखते नहीं, बाहर नहीं दिखते, वो अंडे देते हैं। आगे बात करें कि पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं, पक्षियों के कान दिखते नहीं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखों से ढके होते हैं। यानी कि पक्षियों के भी कान होते हैं पर वो उनकी पंखों के कारण ढके होते हैं, और पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो उनके सिर पर होती हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। अगर देखिए आप दूर से देखेंगे तो आपको कान दिखाई नहीं देते छिपकली के, अगर आप पास जाके देखें तो उसके छोटे छोटे से कान होते हैं जो दिखाई देने लगते हैं। बात करें मगरमच्छ के भी छोटे छोटे कान होते हैं। आगे बात करें कि जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जो जानवरों की शरीर पे जो डिजाइन होती हैं, किसी के शरीर पर लाइनिंग होती है, किसी के शरीर पर डॉट डॉट होते हैं छोटे छोटे, तो वो सब उनकी खाल पर डिजाइन होने के कारण नहीं होते, जो उनके बाल होते हैं उनके कारण वो डिजाइन होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करा सकें। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का जो आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए, उसके बगल में घंटी का आइकॉन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को टिक कर दीजिए। ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आगे बात करें चैप्टर नंबर 3 के नंदू हाथी। जब बात आती है चैप्टर नंबर 3 नंदू हाथी, तो देखिए नंदू हाथी एक छोटा सा हाथी था 3 महीने का, जिसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा की गई है। तो बात करें हाथियों के झुंड का सरदार कौन होता है। जब बात आती है हाथियों के झुंड के सरदार की, तो हाथियों के झुंड का जो सरदार होता है वो होती है बुजुर्ग हथनी। जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड की नेता होती है। आगे बात करें कि नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं, तो नर हाथी 14 से 15 वर्ष की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। पहले तो ये झुंड में रहते हैं पर जैसे ही इनकी उम्र 14 से 15 साल हो जाती है झुंड छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए झुंड में सिर्फ हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। आगे बात करें कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खा लेता है, तो एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। कितने? 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। बात करें एक दिन में हाथी कितने घंटे सोता है, तो एक दिन में हाथी 2 से 4 घंटे ही सो पाता है। बात करें कि हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना क्यों अच्छा लगता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। देखिए यहाँ मैं आपको एक एक पॉइंट करा रहा हूँ, होगा क्या एग्जामिनर आपसे हाथी से रिलेटेड 3 पॉइंट लेगा, उनको रख देगा और 1 पॉइंट नेगेटिव रख देगा। आपको सारे पॉइंट अगर याद होंगे जब तो आप उस नेगेटिव पॉइंट को पहचान पाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए, एक एक पॉइंट आपके लिए कीमती हो सकता है। आप इन वीडियो को लगाने के बाद सीटेट का जितना भी, चाहे पिछली साल का प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे उससे पहले के पेपर हो या मॉडल पेपर हो, किसी को भी उठा के आप उसके 30 प्रश्न जो पर्यावरण के दिए होंगे उस सेट में उनको लगा के देखिएगा। इन 2 वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से 20+ नंबर ले आएंगे। और जो मैं तीसरी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, दावा देता हूं कि इन तीनों वीडियो को करने के बाद आप 27 या 28 नंबर आसानी से ला रहे होंगे, चाहे प्रीवियस ईयर प्रश्न हो, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे आप एग्जाम देने जाएंगे उसमें भी। आगे बात करते हैं कि हाथियों के झुंड में कितने सदस्य होते हैं। जब बात आती है हाथियों के झुंड में, तो हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। एक नवजात हाथी का वजन कितना होता है? 200 किलो। देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया गया कि 10 से 12 हथनियां होती हैं और बच्चे होते हैं, क्योंकि जब हाथी बड़ा हो जाता है तो 14-15 साल की उम्र पे वो झुंड को छोड़ देता है। बात करें नवजात हाथी का वजन कितना होता है, तो ये होता है 200 किलोग्राम। कितना? 200 किलोग्राम। तो जब बात हो रही थी उसके शरीर को ठंडक मिलती है, यानी कि हाथी पानी और कीचड़ से क्यों खेलता है, कि उसके शरीर को ठंडक मिले इसलिए। वैसे भी उसके कान पंखों की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। जो देखिए हाथी के कान होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो पंखे की तरह होते हैं, जब हाथी को गर्मी लगती है तो उन्हीं को हिलाकर वो अपनी हवा कर लेता है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के अमृता की कहानी। अमृता कहाँ कहाँ रहती थी, यानी कि अमृता रहती थी राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी नामक गांव में। इस चैप्टर में बताया गया है कि खेजड़ी नाम के पेड़ उस इलाके में बहुत पाए जाते थे। उन पेड़ को बचाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान दे दी, और इसी के ऊपर इसकी कहानी है कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यहाँ पर जो खेजड़ी का पेड़ पाया जाता था, उस पेड़ के द्वारा वहाँ के जो जानवर थे वो पत्ते खाते थे, और
जो उसके पत्ते लगते थे खिजड़ी के पेड़ के, वो अपना जीवन यापन व्यतीत करते थे जानवर, और वहाँ पर लोग उसकी लकड़ी से घर बनाते थे, क्योंकि खिजड़ी की पेड़ की जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो ये कहानी थी अमृता की। तो यहाँ बात हो रही कि अमृता कहाँ रहती थी, तो अमृता रहती थी जोधपुर के पास खेजड़ली नामक गांव है, वहाँ की रहने वाली थी। उस गांव का नाम क्या है, क्यों पड़ा था खिजड़ली, क्यों पड़ा था, तो उस गांव का नाम खिजड़ली क्यों था, क्योंकि उस गांव में खिजड़ी के बहुत से पेड़ थे। यहाँ पर देखिए, जो भी जगह हो, चाहे जोधपुर हो चाहे खिजड़ली, कोई भी गांव हो, जिला हो, राज्य हो, जो भी अगर एक शब्द आ रहा है उसको भी बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर आपको ऐसे पूछ देगा कि खेजड़ली गांव कहाँ स्थित है, तो आपको वहां पर 4 ऑप्शन देगा, उसमें से टिक करना है। तो एक एक पॉइंट को देखिए, वीडियो पूरी देखिएगा, आपको फायदा मिलेगा, 100% मिलेगा। तो उस गांव का नाम खिजड़ी क्यों था, क्योंकि उस गांव में खिजड़ी के बहुत से पेड़ थे। आगे बात करते हैं खिजड़ी, तो यह एक रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इससे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इससे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इसकी जो छाल होती है वो दवा बनाने के काम आती है, और इसकी लकड़ी की में कभी कीड़ा नहीं लगता, इसीलिए वहाँ के लोग इस लकड़ी से घर भी बनाते हैं। इस पेड़ की फलियों को सब्जी भी बनाई जाती है, और यहाँ पर रहने वाले जानवर इसकी पत्तियाँ खाकर जीवित रहते हैं। तो कुल टोटल एक पेड़ देखिए कितने फायदे होते हैं, इसी तरह से कई पेड़ होते हैं जिनके अनेक फायदे होते हैं, इसलिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही यहाँ पे इस कहानी में बताया गया है। आगे बात करते हैं कि खेजड़ली गांव के लोगों को क्या कहा जाता है। जो खेजड़ली गांव के लोग थे उनको बिश्नोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिश्नोई। खेजड़ली गांव में घर 300 साल पहले किससे बनाए जाते थे, तो बनाए जाते थे लकड़ी से। किससे, लकड़ी से। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 अनीता की मधुमक्खियां। यहाँ पर मधुमक्खियों के बारे में बताया गया है कि मधुमक्खी पालन कैसे होता है, मधुमक्खियां कैसे रस बनाती हैं, कैसे छत्ते बनाती हैं। तो बात करते हैं कि अनीता के गांव का नाम क्या था, तो अनीता के गांव का नाम था बोचाहा गांव, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। कहाँ पर है बोचाहा गांव, के बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। बोचाहा गांव में किसके जो पेड़ थे वो सबसे अधिक थे, तो वो थे लीची के पेड़। कौन से, लीची के पेड़ सबसे अधिक थे। आगे बात करते हैं कि किसके फूल मधुमक्खियों को अधिक लुभाते हैं, तो वो हैं लीची के फूल। मधुमक्खियों को सबसे अधिक जो फूल लुभाते हैं वो हैं लीची के फूल, जो कि फरवरी माह में लगते हैं। आगे बात करें कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कब होता है, तो मधुमक्खियों को अंडे देने का समय अक्टूबर से दिसंबर तक का समय होता है, जहां पर मधुमक्खियां अंडे देती हैं। और मधुमक्खियों में अंडे सिर्फ रानी मधुमक्खी देती है, सिर्फ वही एक मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। तो बात करें अंडे देने का समय, तो अक्टूबर से दिसंबर। किसके फूल सबसे अधिक आते हैं, लीची के फूल। और कब लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी माह में। आगे बात करते हैं कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है, और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। यानी कि देखिए 3 तरह की मक्खी होती है, एक तो रानी मक्खी होती है, एक नर मक्खी होती हैं, और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली भी मक्खियां होती हैं जो कि दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, और जब इन्हें रस मिल जाता है ये एक तरह का नाच करती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरह का नाच करती हैं, उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है, वे रस को शहद बनाती हैं, रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, बच्चों को पालना भी इन्हीं का होता है। यानी कि जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं वही रस ढूंढती हैं, वही रस से शहद बनाती हैं, वही छत्ता बनाती हैं, और बच्चों को पालना भी इन्हीं का ही काम होता है। तो कुल मिला के काम जब बात करें तो जो काम करने वाली मक्खियाँ हैं वही मक्खियाँ सब कुछ करती हैं, वही शहद बनाती हैं, वही छत्ता बनाती हैं। आगे बात करें, अगर ये काम करने वाली मक्खियां ना हो, ना तो छत्ता बने ना ही शहद इकट्ठा हो, और अगर शहद नहीं बनेगा तो सारी मधुमक्खियां भूखी रह जाती हैं। यानी कि शहद से ही वो अपना खान पान, अपना जो जीवन यापन है वो व्यतीत करती हैं। अगर शहद ही नहीं बनेगा छत्ते में तो जितनी भी मधुमक्खियां वो भूखी रह जाएंगी। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। आगे बात करें कि मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं, सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती है, जिस प्रकार मधुमक्खियां झुंड में रहती हैं उसी तरह चींटियां भी झुंड में रहना पसंद करती हैं, समूह में रहना। और चींटियों में भी मधुमक्खियों की तरह ही काम बटा होता है। जैसे कि रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं।
और इसी तरह दीमक और ततैये भी समूह में रहना पसंद करते हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के ओमना का सफर। ओमना का सफर, यहाँ पे बात की गई है ट्रेन के सफर के बारे में कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन से कैसे जाया जाता है, कैसे कैसे बीच में कौन कौन से ट्रेन पड़ती हैं, कौन कौन से पुल पड़ते हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो बात करें ट्रेन कहाँ से चली थी, तो ओमना के सफर में ओमना जिस गाड़ी से सफर कर रही थी वो गाड़ी गांधीधाम कच्छ गुजरात से चली थी। यानी कि गांधीधाम एक जगह है कच्छ में जो कि गुजरात में आता है, कच्छ जिला है जो कि गुजरात में आता है, वहाँ पर एक गांधीधाम जगह है जहाँ से ये ट्रेन चली थी। बात करें गुजरात का प्रसिद्ध खाना, तो गुजरात का प्रसिद्ध खाना है ढोकला और जलेबी फाफड़ा। आगे बात करें कि वलसाड़ और अहमदाबाद कहाँ स्थित हैं, तो वलसाड़ और अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और अहमदाबाद गुजरात की राजधानी भी है। आगे बात करें कोझिकोड, तो कोझिकोड केरल में स्थित है। कोझिकोड को कैलीकट के नाम से भी जाना जाता है और पहले इसे कैलीकट बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था। और कोझिकोड एक बंदरगाह होने के कारण ये मालावा तट है जो केरल के पास स्थित है दक्षिण भारत में, वहां पर ये पड़ता है और कोझिकोड को कैलीकट के नाम से भी जाना जाता है। तो कोझिकोड केरल में स्थित है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की खिड़की से। मडगांव कहाँ स्थित है, जब बात आती है मडगांव की तो मडगांव गोवा में स्थित एक जिला है। बात करें गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। जब गोवा से केरल तक आप सफर करेंगे तो वहाँ ट्रेन से जब आप सफर करेंगे तो 92 सुरंग और 2000 पुल वहाँ पे रास्ते में पड़ते हैं। आगे बात करें उडुपी रेलवे स्टेशन किस राज्य में पड़ता है, तो उडुपी जो रेलवे स्टेशन है वो कर्नाटक में पड़ता है और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। गोवा की राजधानी पणजी, केरल की है तिरुवनंतपुरम। आगे बात करें कि कोट्टायम रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, जब बात आती है कोट्टायम रेलवे स्टेशन तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पर, केरल में। बात करें मलयालम में बलियम्मा किसे कहते हैं, तो देखिए मलयालम एक भाषा है जो कि केरल में बोली जाती है, जो वहाँ की राजभाषा भी है मलयालम। और यहाँ पर मलयालम में बलियम्मा किसे कहते हैं, तो बलियम्मा कहते हैं माँ की बड़ी बहन यानी कि बालक की मौसी को, बड़ी मौसी। आगे बात करें मलयालम में अमुम्मा किसे कहते हैं, अमुम्मा का मतलब होता है अपनी माँ की माँ यानी कि बालक की नानी को अमुम्मा कहते हैं और बलियम्मा कहते हैं माँ की बड़ी बहन को। आगे बात करें कि गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। ये 3 राज्य हैं जहाँ से ट्रेन गुजर कर केरला पहुँचती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा। बात करें कोंकणी भाषा, तो कोंकणी भाषा 4 राज्यों में बोली जाती है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। इन 4 राज्यों में कुछ कुछ हिस्सों में ये बोली जाती है। वैसे कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की जो लैंग्वेज है वो है कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गोवा में कोंकणी और केरल में मलयालम और कोंकणी दोनों बोली जाती हैं। आगे बात करते हैं कि कोझिकोड कहाँ से, जैसा कि मैंने बताया कि कोझिकोड पहले कैलीकट के नाम से जाना जाता था जो कि एक बंदरगाह है। तो ये मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। कोझिकोड को किस नाम से पुकारा जाता है, तो कोझिकोड को कैलीकट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें चैप्टर नंबर 8 के नानी के घर तक। जब बात आती है चैप्टर नंबर 8 की तो यहाँ पे एक बताया गया फेरी शब्द। तो फेरी का मतलब होता है एक छोटी सी नाव होती है जहाँ पर केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये होती है फेरी। इसके द्वारा केरल में एक भाग से दूसरे भाग तक जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं कि रेल टिकट पर क्या क्या लिखा होता है। जब बात आती है रेल टिकट की तो रेल टिकट पर देखिए ट्रेन का नंबर होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख होती है, बर्थ का नंबर होता है और किराया भी लिखा होता है। तो ये आप देखिए सामने देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार की रेल टिकट होती है। इसमें भी आपके लिए एक प्रश्न बना के एग्जामिनर दे देगा, तो इसको भी बड़े ध्यान से देखिए। जितने भी पॉइंट हैं सब ध्यान से देखने के हैं, क्योंकि एक भी नंबर जहाँ भी आपने एक पॉइंट छोड़ा एक नंबर आप खो सकते हैं। बात करें रेल टिकट तो रेल टिकट ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख और सफ़र जहाँ खत्म होता है वहाँ की भी तारीख और बर्थ का नंबर और किराया ये लिखा होता है। ये रेल टिकट आप देख पा रहे हैं। आगे बात करते हैं कि रेलवे ट्रेन टाइम टेबल की। तो देखिए मैंने ये टाइम टेबल इसलिए आपके लिए प्रोवाइड कराया है क्योंकि मैथ में एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार एग्जामिनर दे देता है। वो क्या पूछेगा कि आपको देखिए जैसे हम देखें सूरत और
आपसे पूछ देगा सूरत से उडुपी जाने में कितना समय लगता है, तो टाइम टेबल यही होगा। तो आप इस टाइम टेबल को अच्छे से देख लीजिए। हर स्टेशन से हर स्टेशन तक जाने का, जो भी एक स्टेशन दूसरे स्टेशन तक जाने का जो भी टाइम है उसको कैलकुलेट करके आप अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको कैलकुलेशन करने में 5 से 10 मिनट अगर लग जाएंगी तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। आप पहले से ही इसको बना के रख लीजिए, जिससे आपको अगर वहाँ एक भी स्टेशन इनमें से कोई भी दिखे, आप सीधा उत्तर पर टिक करें और आगे बढ़ें, आपको पूरा एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये कौन सी एक्सप्रेस का टाइम टेबल है। ये है नरकौल एक्सप्रेस, जो कि चली थी गांधीधाम से और जो जाएगी नरकौल तक। ठीक है, आगे बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 9 बदलते परिवार। जब बात आती है चैप्टर नंबर 9 की, तो देखिए इसमें बताया गया है कि प्रत्येक बच्चे को अपने अनुभव बताने का अवसर दें, यानी कि जो भी बच्चा आपकी क्लास में है उसको ऐसा वातावरण हमें प्रोवाइड करना चाहिए। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि बेझिझक होकर वो अपनी बात कह सके, जिससे वो अपने अनुभव भी बता सके। बात करें बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, इन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए आवश्यक है कि इस चर्चा को संवेदनशीलता से करें। यानी कि जो भी बदलाव होते हैं जिंदगी बदलावों का हिस्सा है, यह हमें बालकों को बताना चाहिए और उनको भी इस चीज़ से अवगत कराना चाहिए, जिससे उन पर जो भी बदलाव होंगे उनका उन पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए हमें संवेदनशीलता से इस पर चर्चा करनी चाहिए। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 के हु तू तू। जब बात आती है चैप्टर नंबर 10 की कि खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचें कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। यानी कि देखिए हमें बच्चों को खेल के द्वारा ये बताना है कि जिस तरीके से हम खेल के द्वारा जो नियम बनाकर खेल खेलते हैं, उसी तरह हमें जीवन में भी नियम बनाने होते हैं, ताकि सभी काम सही ढंग से हों। हमारे आसपास में मतभेद झगड़े भी होते हैं, हम उन्हें सुलझाते भी हैं। तो इस तरीके से हमें खेल के द्वारा बालकों को सामाजिक जीवन जीने का तरीका भी अवगत कराना है। आगे बात करें कि कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं, इस पर चर्चा करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बालकों के मन में लिंग रूढ़िबद्धता यानी लिंग विषमता के विचार आने लगते हैं, तो उन चीज़ों को, उन भेदभावों को हम चर्चा करके दूर कर सकते हैं और उन जो मानसिक रूढ़िबद्धता है उनको हम बालक के दिमाग से हटा सकते हैं। आगे बात करें कि कबड्डी को किन किन नामों से जाना जाता है। जब कबड्डी की बात आती है तो कबड्डी को चेगुडू, हुतूतू, हाडूडू और छू किटकिट आदि के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है। जब बात आती है कर्णम मल्लेश्वरी की, तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। देखिए आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग एक तरीके का, हिंदी में इसको कहते हैं भारोत्तोलक, जहाँ पर इस तरीके से वजन उठाना होता है। तो ये एक वेट लिफ्टर है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत के लिए 29 मेडल जीते हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तो आप फोटो देख पा रहे हैं कर्णम मल्लेश्वरी का, ये आपके सामने है। आगे बात करें कि इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तब से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने? 29 मेडल। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं, यानी कि इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टर बनना चाहती हैं, इसलिए वो भी अभ्यास करती हैं। यानी कि एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने 29 मेडल जीते हैं। आगे बात करते हैं कि ज्वाला, लीला और हीरा कहाँ रहती हैं। ये 3 बहनें थीं जिन्होंने कबड्डी प्लेयर रही हैं। तो ये मुंबई की रहने वाली हैं, ज्वाला, हीरा और लीला। ये 3 बहनें कौन सा खेल खेलती थीं? ये 3 बहनें कबड्डी खेलती थीं। इन तीनों बहनों में से कौन कबड्डी की कोच बनी? तो देखिए इन तीनों बहनों में से जो सबसे छोटी थी हीरा बहन, वो कबड्डी की कोच बनी। तो ऐसी कहानियों के द्वारा हम बालकों को प्रेरित कर सकते हैं खेलों के बारे में जानने के लिए, और खिलाड़ियों के प्रति हम उनमें सम्मान भी बढ़ावा दे सकते हैं। आगे बात करें कि चैप्टर नंबर 11 के फुलवारी फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। जब बात आती है फूलों की घाटी, तो ये चमोली उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर आप जमीन, पत्थर, पहाड़ जहाँ भी आप नज़र पसारेंगे वहाँ पर आपको फूल ही फूल नजर आएंगे, इसलिए इसे फूलों की घाटी कहते हैं, जो कि स्थित है चमोली उत्तराखंड में। और देखिए आप ये देख पा रहे हैं, ये है फूलों की घाटी, जिसका मैंने आपके सामने एक चित्र बनाया है, दिखाया है। ये है फूलों की घाटी। यहाँ पर देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। तो ये स्थित है चमोली उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं कि मधुबनी क्या है। तो मधुबनी एक पुरानी चित्रकला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मधुबनी ड्राइंग है।
जो कि एक पुरानी चित्रकला है। बिहार में एक मधुबनी नामक एक जिला है जिसके नाम पर इस चित्रकला का नाम पड़ा है। यानी कि एक जिला है बिहार में जिसका नाम है मधुबनी और उसी के नाम पर इस चित्रकारी, इस पेंटिंग का नाम पड़ा है, नाम है मधुबनी। आगे बात करते हैं कि मधुबनी पेंटिंग को कब बनाया जाता है। जब मधुबनी पेंटिंग की बात आती है जैसे त्योहारों, खुशी के मौक़ों पर घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। जब देखिए त्योहार होता है या कोई खुशी का माहौल होता है तब इन चित्रों को दीवारों या आंगन में बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है। जब बात आती है मधुबनी पेंटिंग की तो मधुबनी पेंटिंग पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनती है जिसमें नील, हल्दी और फूल पेड़ों के रंग मिलाए जाते हैं। आगे बात करते हैं कि मधुबनी में किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। तो मधुबनी ड्राइंग में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली, अन्य कई जीव जंतुओं के चित्र बनाए जाते हैं। जैसा कि देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे बना हुआ है तो ये मछली का चित्र यहाँ पे बना हुआ है। तो इसी तरह इसमें इंसानों, जानवरों, जीव जंतुओं और फूल, पक्षी, मछलियाँ आदियों के चित्र बनाए जाते हैं। बात करें बहुत से फूलों, जैसे देखिए बात हो रही फूलों की तो बहुत से फूल होते हैं जिनसे रंग बनाए जाते हैं, जैसे कि गुलदावरी और जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं और इनसे बने रंगों से कपड़ों को भी रंगा जाता है। आगे बात करें कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। इत्र भी कई फूलों का एक अर्घ अर्क कहते हैं, जिससे अर्क होता है जिसके द्वारा इत्र का निर्माण होता है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है जो कि इत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की कैसे कैसे बदले घर। जब बात आती है चैप्टर नंबर 12 की तो यहाँ पे बात की है गाजी खान एक जगह है जो कि अब पाकिस्तान में आता है। बात करें सोना गांव तो सोना गांव हरियाणा में स्थित है। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे उन्हें पता चल सके कि यहाँ पर एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की गई है। इससे पहले आप भले ही ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी आपने कोचिंग ली हो, भले ही आपका सीटेट आज तक नहीं निकला हो, आप हमारे चैनल पे आइए, एक बार ज्वाइन कीजिए। मैं दावा देता हूँ कि आप एक ही बार में सीटेट को आसानी से क्लियर कर देंगे। बात करें कि पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों, फर्श पर गोबर और मिट्टी का लेप क्यों करते थे। तो जब बात आती है कि कच्चे घरों में मिट्टी और गोबर का लेप इसलिए करते थे जिससे मिट्टी में कीड़ा ना लगे, लकड़ी की बनी छत को दीमक ना लगे, इसके लिए क्या करते हैं। तो इसके लिए गांवों में नीम और कीकर की लकड़ियां बिछा देते हैं और उसके ऊपर बोरी या पुराने कट्टे बिछाकर उसके ऊपर गोबर से लेप कर देते हैं जिससे घर की जो लकड़ी से बनी छत होती है उसको दीमक नहीं लगता। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 के पहाड़ों से समुद्र तक। तो इसमें देखिए कोई ऐसा पॉइंट है नहीं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेटेड है, फिर भी मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि इस चैप्टर में बात की गई है कि जो हमारी औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं, जो भी कचरा है वो नदियों में जाता है और नदियों के द्वारा समुद्र में जाता है और इस तरीके से हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 के बसवा का खेत। तो वेलवनिका एक गांव है जो कि कहाँ स्थित है। तो वेलवनिका स्थित है कर्नाटक में। बात करें चैप्टर नंबर 15 के मंडी से घर तक। इसमें बताया गया है एक सब्जी बेचने वाले के घर के बारे में, जहां पर वो सुबह जाते हैं, सब्जी खरीद के लाते हैं, फिर उसको अच्छे से पानी से धोने के बाद दोबारा से उसे मार्केट में बेचने ले जाते हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 के चूं चूं करती चिड़िया आई। जब बात आती है चैप्टर नंबर 16 की तो यहाँ पे गीजू भाई बधेका हैं जिनके बारे में बात की गई है। तो गीजू भाई बधेका कहाँ के निवासी हैं। गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। तो कहाँ के निवासी हैं गीजू भाई बधेका, गुजरात में, और ये बच्चों के लिए मजेदार किस्से और कहानियां और पत्र लिखते थे। बात करें कलचड़ी चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है। तो कलचड़ी चिड़िया होती है, जैसे इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है, तो वो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। कहाँ, पत्थरों के बीच में। कलचड़ी अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाती है। तो कलचड़ी घास, नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि से अपना घोंसला बनाती है। यानी कि पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है, घास, पेड़ की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई आदि का इस्तेमाल करके अपना घोंसला बनाती है। आगे बात करते हैं कि कोयल अंडे कहाँ देती है। जब कोयल के अंडे देने की बात आती है तो देखिए कोयल ही एक ऐसा पक्षी है जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता और कोए के घोंसले में अंडे देता है। कहाँ पर, जो कौवा होता है उसके घोंसले में अंडा देती है।
कौन? कोयल। बात करें पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, तो पक्षी घोंसला इसलिए बनाते हैं जिससे वो अंडे दे सकें, और जब अंडे फूट जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो घोंसला छोड़कर वो उड़ जाते हैं। तो इसीलिए पक्षी घोंसला बनाते हैं अंडे देने के लिए। बात करें कौवा, तो कौवा पेड़ की जो ऊंची डाल होती है, सबसे ऊंची डाल होती है, वहां पर घोंसला बनाता है। आगे बात करते हैं कि जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घोंसला भी छोड़ देते हैं। जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घोंसला छोड़ देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अंडे देने के लिए पक्षी घोंसला बनाते हैं, और जैसे ही बच्चे अंडे में से निकल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो घोंसला का काम खत्म हो जाता है। कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है, तो वो है फाख्ता, जो कि कैक्टस के कांटों और जो मेहंदी की मेड़ होती है वहां पर घोंसला बनाता है। आगे बात करते हैं कि गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, जैसे कि अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आरे में। बात करें कबूतर, तो कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान और खंडरों में बनाता है। कहाँ पर? पुराने मकान और खंडरों में। गौरैया कहीं भी बना लेती है, चाहे अलमारी के ऊपर हो, चाहे आईने के पीछे हो, घर की दीवार के आले में हो। आगे बात करते हैं कि बसंत गौरी चिड़िया अंडे कहाँ देती है। जब बात आती है बसंत गौरी चिड़िया की, तो बसंत गौरी चिड़िया पेड़ का जो तना होता है उसमें गहरा छेद बनाकर वहां अंडा देती है। बात करें दर्जन चिड़िया, तो दर्जन चिड़िया घोंसला कैसे बनाती है, तो दर्जन चिड़िया जैसा कि इसका नाम है दर्जी जैसा, तो ये क्या करती है कि ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। वहां पर ये अपना घोंसला बनाती है, पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। कौन? दर्जन चिड़िया। आगे बात करते हैं कि शक्कर खोरा अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो शक्कर खोरा एक पक्षी होता है जो कि किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। यानी कि किसी झाड़ी या पेड़ की जो लटकती डाली होती है वहां पर एक लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कौन? शक्कर खोरा। तो शक्कर खोरा का घोंसला किन चीजों से बनता है, तो शक्कर खोरा का घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते और पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों की चीथड़े और यहाँ तक कि ये मकड़ी के जाल भी इस्तेमाल करता है। तो शक्कर खोरा के जो घोंसला होता है उसमें कई तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं। आगे बात करते हैं कि सभी, देखिए बात हो रही बीवर पक्षी, तो बीवर पक्षी में जितने भी सभी नर पक्षी होते हैं बीवर पक्षी, वो घोंसला बनाते हैं, और मादा जो बीवर पक्षी होती है वो सारे घोंसलों को देखती है और उसके बाद जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देती है। तो सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देती है। आगे बात करते हैं कि पक्षियों की चोंच जैसा खाना वैसी चोंच, यानी कि जिस हिसाब से पक्षियों की चोंच होती है उसी हिसाब से उनका खान पान होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस प्रकार की चोंच मांस चीरने फाड़ने के लिए यूज होती है। लंबी चोंच हो तो वो लकड़ी में छेद करने के लिए यूज होती है। फूलों का रस चूसने के लिए ऐसी चोंच होती है, और जो कि बगुले की चोंच होती है वो और लंबी होती है, जिससे कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए और बीजों को दबाने के लिए। जैसे कि यहाँ एक चिड़िया की चोंच दे रखी है वो है, और कौए की चोंच जो कि काटने के लिए होती है। आगे बात करते हैं जानवरों के दांतों के बारे में। तो देखिए जानवरों के दांत होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हम बात करें गाय के दांतों की, तो गाय के दांत आगे से तो छोटे होते हैं, और जो आगे से छोटे दांत होते हैं वो पत्ते काटने के काम आते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बात करें बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। किसके? बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। आगे बात करें सांप के दांतों की। देखिए सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वो अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निकल जाता है, यानी कि पूरा का पूरा अंदर ही निकल जाता है, वो चबाता नहीं है, भले उसके दांत नुकीले होते हैं। बात करें गिलहरी के दांत। देखिए गिलहरी के दांतों की जब बात आती है तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं, यानी कि जब ये दांतों से काटते और कुतरते हैं तो इनके जो दांत हैं वो घिसते रहते हैं, फिर भी इनके दांत रहते हैं क्योंकि ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। आगे बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 17 के नंदता मुंबई में। जब बात आती है नंदता की, तो देखिए नंदता यहाँ पे बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में किसी बालक को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नंदता की माँ थी वो बीमार थी, इसलिए उन्हें अपना गांव छोड़कर मुंबई आना पड़ा। तो ये इसकी कहानी, इसमें कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं था इसलिए हमने इसको शामिल लिखी। बात करें मुंबई, तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। बात करें चैप्टर नंबर 18 के पानी कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। तो देखिए यहाँ पर बात की गई नल्ला मड़ा एक जगह है जो कि आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव पड़ता है महाराष्ट्र में, और कफ परेड कहाँ पर है, तो ये है मुंबई में।
ये 3 जगह हैं, इनको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि नल्ला मड़ा कहाँ पर है, यह है आंध्र प्रदेश, बाजारगांव महाराष्ट्र और कप्परेड मुंबई। आगे बात करते हैं कि होलगुंडी गांव कहाँ स्थित है। होलगुंडी गांव कर्नाटक राज्य में आता है। ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ की जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर एक छोटी बालकों की भी ग्राम पंचायत है जो कि पंचायत में ही शामिल होते हैं। तो होलगुंडी गांव कर्नाटक राज्य में स्थित है। और होलगुंडी गांव की पंचायत की क्या खास बात है कि इस पंचायत में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों की इस पंचायत का क्या नाम है, तो बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। क्या नाम है, भीमा संघ। आगे बात करें चैप्टर नंबर 19 के जड़ों का जाल। तो जड़ों के जाल की जब बात आती है तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये बरगद का पेड़ है। तो बरगद के पेड़ की लटकन असल में इसकी जड़ें हैं, वे टहनियों से निकलती और जमीन बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह इनकी जमीन भी, बरगद की जड़ वो अंदर ही होती है, पर इनकी जो टहनियों से भी जड़ निकलती हैं जो कि पेड़ को सहारा देती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। आगे बात करते हैं कि रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है। जब बात आती है रेगिस्तानी ओक का, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जितनी भी जड़ें होती हैं, अगर आप 30 पेड़ों को लंबाई में रख दें तो इतनी गहराई तक इसकी जो जड़ें होती हैं वो होती हैं, और जहाँ तक पानी होता है ज़मीन में वहाँ तक इसकी जड़ें जाती हैं। तो नाम है रेगिस्तानी ओक, जो कि पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक ज़मीन में जाती हैं, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक के पानी तक ना पहुँच जाएं, यह पानी के पेड़ के तने में जमा होता रहता है। और जब कभी यहाँ इस इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोग इसके तने में अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यानी कि जब भी यहाँ पानी की कमी होती है तो लोग, जो कि पानी इसके तने में इकट्ठा होता है, वहाँ पर पतला पाइप डालकर उस पानी को निकाल लेते हैं। तो पेड़ का नाम रेगिस्तानी ओक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 20 कि मिलकर खाएं। तो यहाँ पे उरका, उरका एक शब्द है जो बिहू त्योहार जो कि असम में मनाया जाता है, तो वहाँ पर एक उरका होता है। तो उरका कहते हैं बिहू से पिछले दिन की शाम को। जब बिहू त्योहार से पिछले दिन की शाम होती है उसे उरका कहा जाता है। बिहू त्योहार कब और कहाँ मनाया जाता है, तो बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है, और चावल की जब फसल आती है तब बिहू त्योहार को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि बोरा और चेबा किसके प्रकार हैं। जब बात आती है बोरा और चेबा की, तो बोरा और चेबा देखिए चावलों के 2 प्रकार होते हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में भी खाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे जिन लोगों के लिए वीडियो मददगार हो वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। यानी कि बोरा और चेबा चावलों के 2 प्रकार, पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और असम में खाया जाता है। आगे बात करते हैं कि ताओ किसे कहते हैं। जब बात आती है ताओ की, तो ताओ असम में कड़ाही होती है जो, उसको कहा जाता है, किसको, कड़ाही को। ताओ शब्द इस्तेमाल किया जाता है कढ़ाई के लिए। कहाँ पर, असम में। बात करें बेलागर, तो बेलागर किससे बनता है। जब आती है बेलागर की, तो बेलागर घास और बांस से तैयार किया जाता है। जहाँ पर बिहू त्योहार के उपलक्ष्य में भोजन किया जाता है उसे बेलागर कहते हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 21 की खाना खिलाना। तो देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में कोई ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं था। यहाँ पर बात की गई है कि गुरुद्वारे में कैसे लंगर तैयार किया जाता है और कैसे लोगों को खाना खिलाया जाता है। दुनिया मेरे घर में ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं था। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट है चैप्टर नंबर 23 के पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली में बात की गई है मुक्तापुर गांव जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में, पर अब यह जिला आता है तेलंगाना राज्य में। तो मुक्तापुर गांव जो कि पहले आता था आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में, अब आता है तेलंगाना में पोचमपल्ली जिले में। बात करें कि इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए जो मुक्तापुर गांव है, तो वहाँ पर, और जो हमारा पोचमपल्ली जिला है वहाँ पर बुनकर सबसे अधिक रहते हैं, इसीलिए यहाँ की जो बुनकरी या बुनाई होती है उसको पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो साड़ी बनती है वो पोचमपल्ली साड़ी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। देखिए जिस हिसाब से साड़ी को बनाया जाता है, तो वो देखिए तरीका मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे पहले क्या होता है कि धागा लाया जाता है, उसके बाद उसको धोकर सुखाकर अच्छे से साफ किया जाता है, फिर उसके द्वारा बुनकर ऐसी साड़ियाँ बुनते हैं जो पोचमपल्ली साड़ी के नाम से विश्व प्रसिद्ध हैं।
आगे बात करते हैं कि पोचमपल्ली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों के नाम उन इलाकों के नाम से मशहूर हो गए, जैसे कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई। तो देखिए पोचमपल्ली की तरह ही कई ऐसे इलाके हैं भारत में जहाँ की चीज़ें वहाँ की जगह के नाम से प्रसिद्ध हैं, जैसे कुल्लू की शॉल हो गई, मधुबनी पेंटिंग हो गई, असम की सिल्क हो गई और कश्मीरी कढ़ाई हो गई। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 24 के दूर देश की बात। तो यहाँ पे बात की गई है, एक देश है सऊदी अरबिया के और पास जिसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। तो आबू धाबी की बात करें तो आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आता है और यह यूएई की राजधानी भी है। क्या है? यूएई की राजधानी आबू धाबी। बात करें संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है, तो यह है दिरहम। आगे बात करते हैं कि मलयालम में चिटप्पन किसे कहते हैं, तो चिट्टप्पन कहते हैं पिता के जो छोटा भाई यानी कि चाचा को कहा जाता है। मलयालम भाषा जो कि केरल में बोली जाती है। मलयालम में कुजम्मा किसे कहते हैं, तो मलयालम में कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कहा जाता है। अब बात करें रेत के टीले कहाँ होते हैं, तो रेत के टीले आबू धाबी यूएई में होते हैं। यानी कि मलयालम में कुजम्मा चाची, चिटप्पन कहा जाता है चाचा को, और मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में। और रेत के टीले जो कि पड़ते हैं वो पड़ते हैं आबू धाबी, और आबू धाबी राजधानी है संयुक्त अरब अमीरात की और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। आगे बात करते हैं कि कोच्चि से चेन्नई जाने में ट्रेन से कितने घंटे लगते हैं। जब हम कोच्चि से चेन्नई जाते हैं बाई ट्रेन तो उसे आने जाने में लगते हैं 12 घंटे। केरल में कौन कौन से फलों के पेड़ पाए जाते हैं, तो केरल में देखिए नारियल, केले, पपीते, सुपारी और कटहल आदि जो फल हैं उनके पेड़ पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं कि आबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। यानी कि आबू धाबी में पानी बहुत कम होता है, बारिश बहुत कम होती है, इसी के कारण खजूर ही एक ऐसा पेड़ है जो कि वहाँ उग सकता है। इसीलिए खजूर ही खजूर चारों तरफ दिखाई देते हैं। कहाँ? आबू धाबी जो कि राजधानी है संयुक्त अरब अमीरात की। बात करें केरल के मुख्य मसाले, तो देखिए केरल हमारे भारत में मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है, उत्पादक राज्य है, सॉरी। हमारे देश में केरल सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादक राज्य है। यहाँ के जो देखिए जो मुख्य मसालों की बात हो तो वो है तेजपत्ता, इलायची यानी बड़ी या छोटी। बात करें काली मिर्च, ये भी यहाँ का मुख्य मसाले में आता है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 25 के चटपटी पहेलियाँ। बात करें गरम मसाला किसे कहते हैं, तो गरम मसाले की जब बात आती है तो कई मसालों का पिसा पाउडर जैसे जीरा, इलायची छोटी और बड़ी, और लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता आदि तरह के मसालों को पीस कर जो मसाला बनता है उसे ही गरम मसाला कहते हैं। यानी कि कई मसालों का पिसा हुआ पाउडर ही गरम मसाला होता है। आगे बात करें चैप्टर नंबर 26 के फौजी वहीदा। तो यहाँ देखिए आप देख पा रहे हैं इनकी ये तस्वीर मैंने लगाई है, वो है फौजी वहीदा प्रिज्म की। ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, कहाँ पर? भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी में। यह पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। क्या नाम है? वहीदा प्रिज्म, जो कि एक लेफ्टिनेंट कमांडर हैं भारतीय नौसेना में, डॉक्टर भी हैं और एक मेडिकल अधिकारी भी हैं, और यही पहली एक महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। बात करें वहीदा प्रिज्म कहाँ की रहने वाली हैं, तो वहीदा प्रिज्म एक थन्ना मंडी गांव है जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आता है, वहाँ की ये रहने वाली हैं। ये कौन है? एक नौसेना में, हमारे भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं और लेफ्टिनेंट कमांडर भी हैं। बात करें, इन्होंने एक परेड के बारे में बताया है कि जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। जब कोई परेड की जाती है तो उसमें पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। कितने? टोटल 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी भी सुन पाए। यानी कि जब परेड होती है तो परेड में 4 टुकड़ियाँ होती हैं और पूरी परेड में टोटल 36 निर्देश दिए जाते हैं, 36 निर्देश। और निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि जो पीछे वाली चौथी टुकड़ी होती है उस तक भी आवाज़ पहुँच पाए। आगे बात करें चैप्टर नंबर 27 की कोशिश हुई कामयाब। जब बात आती है चैप्टर नंबर 27 तो यहाँ पर देखिए बात की गई है एक लेह लद्दाख का इलाका है। वहाँ पर देखिए लद्दाख में जो तिब्बतन भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूती या बूदी। क्या कहा जाता है उस भाषा को? भूती या बूदी कहा जाता है। भूती भाषा में माँ और पिता को क्या कहा जाता है? तो देखिए माँ को कहा जाता है आमाले और पिता को कहा जाता है आबाले। भूती भाषा जो कि लद्दाख में तिब्बतन भाषा बोली जाती है, तो उसमें कहा जाता है माँ को आमाले और पिता को कहा जाता है आबाले और दादा को कहा जाता है अम्मेले।
और बात हो रही है, देखिए इससे पिछले जो अभी 2019 का सीटेट हुआ था उसमें एक प्रश्न यहीं से बना था, वो था कि लद्दाख को क्या कहते हैं, तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। तो इसी के साथ आपकी कंप्लीट होता है पार्ट नंबर 2 और इसके बाद आएगा पार्ट नंबर 3। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप इन 3 पार्टों को कर लीजिए, उसके बाद कोई भी सीटेट का पुराना पेपर हो चाहे मॉडल पेपर हो उठा के देख लीजिए, आपके आसानी से 30 में से 28, 29, 30 भी नंबर आ सकते हैं अगर आप एक भी पॉइंट मिस नहीं करते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और बगल में घंटी का आइकॉन दबाकर उस पर ऑल ऑप्शन टिक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। देखिए अगर आप लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।